बीजेपी क्या है, तुरंत फैसले लेने के लिए जानी जाती रही है। बड़े बड़े फैसले झट से ले देती है, बड़े बड़े टिकट बदल देती है, पूरे कैबिनेट बदल देती है। लेकिन उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है? बिशन सिंह चौफाल है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, मुन्ना सिंह चौहान है, या फिर गदरपुर के विधायक है। तो ये क्या एक कहीं एक लाइन दिखती है, एक खेमा दिखता है? कैंची धाम में धरना देने से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तराखंड की यात्रा कम कर दो, लोग आना बंद कर दें? ये ठीक नहीं है। जो हरभजन चीमा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मेयर को लेकर, तो राजकुमार ठुकराल को लेकर बार बार चर्चा शुरू होती है, बीजेपी में आ रहे नहीं आ रहे, कहाँ बात अटक जा रही है। लेकिन हरीश रावत कह रहे, बोले इस घटना के पीछे कोई सफेदपोश भी है। और इस बार हमने नारा दिया 60 पार। नमस्कार, मैं योगेश राणा और आज है हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट। उत्तराखंड में बीजेपी लगातार सफलता हासिल करती जा रही है और कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में एक बड़ी जीत हासिल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है और अभी आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी करीब करीब घोषित ही हो गए हैं, इसको लेकर बीजेपी किस तरीके से देख रही है, इन सब बातों पर महेंद्र भट्ट जी से बात करेंगे। महेंद्र भट्ट जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेश जी। सबसे पहले बात पंचायत चुनाव को लेकर ही करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बड़ी देर कर दी, 6 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, और इसके साथ अब तो करीब करीब तय ही हो गए, अगले महीने हो रहे हैं। तो किस तरह देख रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, पंचायत के चुनाव कांग्रेस के समय तो साल साल भर तक नहीं होते थे, और मैं मानता हूँ कि पिछले 6 महीने, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद परिस्थितियाँ थी, हम चाहते उस समय चुनाव होता तो हमारे अनुकूल सारे चुनाव परिणाम जाते, लेकिन राज्य की परिस्थितियाँ होती है और उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा कार्यकाल उसका बढ़ाया गया। तो कांग्रेस तो आज भी अगर इस बात को कहने की देर कर दी तो कांग्रेस मैदान में आए ना। अब चुनाव तो लगभग डिक्लेयर हो गए हैं, अगले महीने विधिवत रूप से पंचायत चुनाव होगा, और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जिस प्रकार पंचायतों में अपना परचम लहराया है, हम वही परचम इस बार भी लहराने वाले हैं। बल्कि इस बार तो जो एक आध जिला पंचायत हमारी रह गई थी उसको हम जीतेंगे, और इस बार के जो 13 जिला है, जिले में एक जगह तो हमारा जिला पंचायत हमारे अध्यक्ष है हरिद्वार के अंदर हमारा जिला अध्यक्ष है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार हम लोग लगभग मेरा अपना मत जो मैं अभी तक रुझान देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 12 के 12 जिला पंचायतों में अपने कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष के रूप में स्थापित करेगी। उत्तराखंड के अंदर जितने भी ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें हम लगभग, मेरा मत है कि 70 से 80% ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बनकर आएंगे। लेकिन हरीश रावत लगातार एक बात कहते रहते हैं उत्तराखंड में बीजेपी की जीत को लेकर। अभी हरीश रावत 6 न्याय यात्रा निकाल चुके हैं। उनका कहना है कि बीजेपी झूठ के बल पर उत्तराखंड में जीतती है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला हो या फिर जो दूसरे विषय है, जुम्मे की नमाज की छुट्टी की है। और हरीश रावत कह रहे हैं कि 27 से पहले बीजेपी एक और झूठ तैयार कर रही है। तो कौन सा झूठ तैयार कर रहे हैं? सच ये है कि हरीश रावत जी की बात को जनता ने सुनना बंद कर दिया है, और जब जनता किसी बात को सुनना बंद कर देती है, ऐसा तो हम किसी बात को बोल रहे कांग्रेस का प्रतिकार नहीं कर रही है। अगर हम जनता को अगर हम झूठ का सहारा ले रहे हैं तो जनता जब झूठ के सहारे पर मतदान करती है, उत्तराखंड की जनता पर की बुद्धि पर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार हरीश रावत जी को किसने दिया है? यहाँ की जनता प्रबुद्ध है, बुद्धिजीवी है, वो जानती है कौन रामतेल किस रूप में काम कर रहा है। हरीश रावत जी जिन बातों को लोग भूल गए, चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विषय हो, आज गोलू देवता के मंदिर में जा जाकर लोगों को याद दिला रहे हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास करें बीजेपी ने झूठ बोला और जनता ने झूठ पे वोट दे दिया। तो कहां प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता किसी झूठ पर मतदान करती है, यह बात कह के कांग्रेस जनता का अपमान कर रही है। तो हरीश रावत जी को चाहिए कि वो ऐसे इश्यूज लेकर आए। आज सरकार में हम लोग हैं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि मुख्य विपक्षी दल होने के बाद जो सकारात्मक विषय लेकर सरकार को सुझाव देने चाहिए थे, कोई सुझाव नहीं देती। जो काम भाजपा कर रही है उसका विरोध करना ही कांग्रेस का लक्ष्य रह गया है। और मैं कह सकता हूँ पिछले दिनों में देख रहा हूँ, चाहे यूसीसी का विषय हो, चाहे सीए का विषय हो, चाहे जमीन धर्मांतरण का विषय हो, चाहे जबरन भूमि अधिग्रहण का विषय हो, हर जगह विरोध करने का काम कांग्रेस कर रही है। अपने द्वारा कोई सुझाव कांग्रेस के नहीं है, क्योंकि सड़कें हर गाँव पहुंच गई है, बिजली हर घर तक है, गैस चूल्हा सबके पास है। तो विषय बचता क्या है? केवल एक भाजपा ये क्यों कर रही है,
भाजपा ये करके गलत कर रही है, इस बात को बार बार बोल के फिर उसका परिणाम क्या आता है कि जनता भाजपा के किए गए कार्यों पर मोहर लगाती है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मत से जीतती है। लेकिन जीत लगातार जो उत्तराखंड में बीजेपी की हो रही है, अगर देखेंगे 17 के बाद से लगातार विजय अभियान जारी है। एक विषय बार बार उठता है और जो अभी नजदीक में भी उठा है, उस पर आप भी बोले हैं, रेस के घोड़े, कांग्रेस के रेस के घोड़े, कांग्रेस के लंगड़े घोड़े। तो आपने कहा कि जो रेस के घोड़े थे वो तो हम पहले ही ले आए हैं और बाकी बचे हुए भी ले आएंगे, तो कांग्रेस के रेस के घोड़ों की बड़ी जरूरत पड़ती है बार बार। देखिए, लंगड़े घोड़े ढूंढने का हमने नहीं किया। कांग्रेस के एक विधायक का बयान है कि फला व्यक्ति कांग्रेस में लंगड़े घोड़े हैं, अब दूसरे लोग भी ढूंढेंगे। तो मैंने कहा कांग्रेस के अंदर जो हैं आज की तारीख में अगर ढूंढने लगोगे तो अनेकों लंगड़े घोड़े निकलेंगे, और रेस के घोड़े हमारे साथ पहले आ चुके हैं। कुछ एक आध बचे होंगे तो मुझे लगता है कि 2027 से पहले वो रेस के घोड़े भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि रेस बीजेपी लगा रही है। बीजेपी जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान कर रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार में जो आवश्यकताएं जनता की है उनको हम पूर्ण कर रहे हैं, और उस आधार पर जनता हमको समर्थन देती है। तो जब जनता समर्थन देती है तो जनप्रतिनिधि भी उन दलों के साथ खड़ा होता है जो जनता की समस्या का समाधान करते हैं। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है, इसलिए मैं कह सकता हूँ जब इस प्रकार के विषय खड़े होते हैं तो कांग्रेस इन मुद्दों पर अपनी हार को दूसरे रूप में स्वीकार करती है और फिर कहती है भाजपा ने हमको तोड़ दिया। अरे संभालने की काबिलियत तुम्हारे अंदर नहीं है। भाजपा ने हमारे अच्छे कार्यों को बुना लिया। कौन सा अच्छे कार्य थे तुम्हारे? सरकार, देश की जनता ने 60 वर्षों तक देश के अंदर तुमको शासन दिया, और आज देश की जनता ने 60 वर्षों के बाद अगर नकारा है तो उन कमियों को ढूंढने का प्रयास कांग्रेस को करना चाहिए। लेकिन सवाल बार बार ये उठता है महेंद्र भट्ट जी कि कांग्रेस के रेस के घोड़े सारे आ जाएंगे तो बीजेपी का जो मूल कैडर है उसमें से जो अच्छे रेस के घोड़े हैं वो कैसे बाहर आएंगे? देखिए, बीजेपी का कैडर अपने स्थान पर है, और जिस व्यक्ति को हम दल से जोड़ते हैं उसको भी हम पार्टी की विचारधारा जोड़ते हुए पार्टी के साथ लंबे समय तक काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। पार्टी में जो भी कार्यकर्ता दूसरे दलों से भी आता है वो भी कार्यकर्ता बनकर ही रहता है। कार्यकर्ता की क्षमता, अनुकूलता, उसका कार्य की जो क्षमता, उसके आधार पर उसको दायित्व मिलते हैं। कुछ संगठन में मिलते हैं, कुछ सरकार में मिलते हैं, और ये हमने किया है, हर बार किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया। जो जीते मंत्री कौन बनेगा? जीत कर आएगा, तो जीते हुए लोगों को तो मंत्री बनाते हैं। बीजेपी कमल के निशान पर जनता ने जनादेश दिया हुआ है, हम उनको जिताते हैं। बीजेपी के अंदर जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसको जनता का जनादेश ही रहता है, वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता होता है। हम ऐसा नहीं करते कि दूसरे दलों के लोगों को फिर वो कांग्रेस से जीत कर आए उनको बीच में टिकट दे दो। एक प्रयास ऐसा अनेकों बार लोग करते हैं, लेकिन ऐसे इस भूमिका में बीजेपी रहती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता आता है, चाहे दूसरे दल से आता है, अपना कार्यकर्ता क्षमता, योग्यता को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। एक सवाल उठता है महेंद्र भट्ट जी बार बार कि जो बीजेपी के बहुत सारे अच्छे विधायक है, अच्छे नेता है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी एक उम्मीद जगी रहती है कि हमें भी हिस्सेदारी मिलेगी। बीजेपी क्या है, तुरंत फैसले लेने के लिए जानी जाती रही है। बड़े बड़े फैसले झट से ले देती है, बड़े बड़े टिकट बदल देती है, पूरे कैबिनेट बदल देती है। लेकिन उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले दिनों लगभग हम इस दिशा में पहुंच गए थे। अनेकों इस प्रकार परिस्थितियाँ निर्माण हो जाती हैं, और फिर यात्रा कालखंड है अनेकों। और बीच के आपने देखा होगा कि बीच में जो पाकिस्तान के अंदर जो पहलगाम की घटना हुई, उसके कारण तो विलम्ब है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम जो हमारे 5 मंत्री पद रिक्त हैं उनको भरा जाएगा। और दायित्वधारी, पहले दबाव था दायित्वधारी कब बना, दायित्वधारी हमने लगभग सब बना दी है। एक सूची मुझे लगता है और निकलेगी तो वो भी सबके सम्मुख होगी। दायित्वधारी, हाँ, एक सूची और निकालेगा जो सबके सम्मुख होगी। और भारतीय जनता पार्टी आज भी तत्काल निर्णय लेने वाली दल है, लेकिन समय काल परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाता है। हम लोग उन दिनों खुशियाँ नहीं मनाते जिन दिनों गम का माहौल चल रहा हो, और स्वाभाविक रूप से अवसर खुशियों का आएगा, मंत्रिमंडल गठन होगा और सब कार्य। तो अब जल्द ही एक सूचना आएगी? हाँ, बहुत जल्दी आएगी। मुझे लगता है कि अभी आज की भी, कल जो घटना घटित हुई है अहमदाबाद में, वो भी एक दुखद घटना है। तो जैसी परिस्थितियां अनुकूलता में आएंगे बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। अच्छा, एक दूसरा सवाल और बार बार उठता है प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर। हालांकि आपका नाम बड़ा चर्चा में रहता है कि इस पे भी आपसे एक बात करेंगे कि निरंतर आपको रखा जा सकता है, लेकिन डिले हो रहा है, और केवल उत्तराखंड में नहीं और भी कई सारे प्रदेशों में हो रहा है। देखिए, अनेकों राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी रुका हुआ है, और उत्तराखंड के अंदर भी रुका हुआ है। और मुझे लगता है कि राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव से पहले
हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का जहाँ जिन जिन राज्यों में रुका है वो पूर्ण होगा। उसकी प्रक्रिया होगी जैसी जैसी केंद्रीय निर्वाचन जो हमारा संयोजक हैं, जो उसके प्रभारी हैं, वो तिथि घोषित करेंगे। एक दिन नामांकन होगा, एक दिन रिजल्ट निकलेगा। और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास सब जगह चल रहा है। सर्वसम्मति कारण कई जगह विलंब भी रहता है, चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये दल सर्वसम्मति से चलने वाला दल है और बहुत जल्दी हमारे सभी राज्यों में चुनाव होंगे। उत्तराखंड में भी विधिवत रूप से उसका चुनाव होगा। तो उत्तराखंड में आपके नाम पर एक बार फिर सर्वसम्मति बन रही है? नहीं, देखिए, निर्णय सर्वसम्मति के आधार की मेरे से चर्चा थोड़ी नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं से रायशुमारी होती है, कार्यकर्ता चर्चा होती है, उसका सहमति का आधार बनता है। तो जिसके लिए भी सहमति बनेगी वो हमारा प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा। पार्टी ने मेरा 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, जुलाई माह में मेरा 3 साल पूरे होंगे। मुझे जो सम्मान दिया, जो विश्वास मेरे पर व्यक्त किया, मैंने भी रात दिन मेहनत करके जो हम कर सकते थे पार्टी के हमने किए और अच्छे परिणाम चाहे जो भी चुनाव में आए। संगठन में एकता का स्वरूप पूरे मेरे कार्यकाल में बना रहा है, तो अच्छा कार्यकाल है। जो जैसे भी अध्यक्ष का कार्यकाल जिस मुझे मिले, किसी और व्यक्ति को मिले, हम इसी रूप में काम करते हैं। हमारे एक व्यक्ति प्रधान दल नहीं है, सामूहिकता के आधार निर्णय लेने वाली पार्टी है। तो सामूहिकता निर्णय होते हैं तो फिर पॉजिटिव ही निर्णय निकल कर आते हैं। अच्छा, एक सवाल और महेंद्र भट्ट जी उठता है। उत्तराखंड में 3 साल की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हो गई है, और अगर इन 3 सालों में देखें तो अतिक्रमण, अवैध जमीनों को लेकर और तमाम चीज़ें, और अगर देखें तो 150 से ज़्यादा ऐसे अधिकारी, अफसर जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं संलिप्त मिले, उनको जेल भेजने का, उनकी गिरफ्तारी का, इस तरह के बहुत सारे फैसले बार बार आते हैं जो चर्चा में आते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद बीजेपी में कुछ बीच बीच में दिखता है कि कई सारे विधायक या कई सारे या एक आध सांसद बड़े नाराज से दिखते हैं, बड़े सवाल से उठाते हुए दिखते हैं। बिशन सिंह चौफाल है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, मुन्ना सिंह चौहान है, या फिर गदरपुर के विधायक है। तो ये क्या कहीं एक लाइन दिखती है, एक खेमा दिखता है? आपको 2 प्रश्न आ रहे हैं। हाँ। पहली बात तो क्या है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने वो निर्णय लिए जो नजीर के रूप में स्थापित होते हैं। सरकार ने जो कार्य किया अपनी जगह है, उनका परिणाम हर बार मिलता है। लेकिन भ्रष्टाचार केवल मुद्दा बनता था, भ्रष्टाचार चर्चा का विषय बनता था, और उस समय मीडिया भी लिखता कि छोटी मोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। जब मुख्यमंत्री जी ने अपना वो स्वरूप दिखाया कि देवभूमि का जो स्वरूप है, देवभूमि के अंदर भ्रष्टाचार को किस रूप में रोका जा सकता है, और उसमें कड़ाई के साथ कार्रवाई की, तो 200 सरकारी कर्मचारी निलंबित हुए हैं। और ये छोटी बात नहीं है छोटे राज्य के लिए। और मैं कह सकता हूं कि इसके बाद राज्य के अंदर एक हड़कंप सा मचा, और आज मैं कह सकता हूं जो नजीर मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है उस दिशा में राज्य बढ़ना प्रारंभ हुआ है। जहां तक विधायकों का विषय है तो मुझे नहीं लगता कोई विषय, ठीक है, अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए विधायक प्रश्न भी खड़ा करते हैं, सदन के लिए उनका स्थान होता है, वहाँ बोलते भी हैं। उसके पीछे का भाव भी वही है कि राज्य के अंदर एक प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट हमको दिखाई दे। उसलिए अगर हमारे विधायक भी उसमें कहीं सहयोगी बनते हैं उसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं। वो सरकार का विरोध नहीं होता है, वो व्यवस्था पर कहीं अगर इस प्रकार प्रश्न खड़े होते हैं उसका विरोध होता है। और मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों अपने सभी विधायकों से जब इन सब विषयों चर्चा हुई तो जो विषय निकल कर आए थे उसी का परिणाम है 200 अधिकारी निलंबित हुए। एक पिछले दिनों घटना सामने आई उत्तराखंड में, जैसे काशीपुर में आई, फिर हल्द्वानी में आई। बीजेपी बहुत बड़ा परिवार बन गई है, लगातार विस्तार हो रहा है, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के नेता तैयार हो रहे हैं। तो इससे क्या पहली पंक्ति में जो नेता रहे हैं या कुछ इस तरह की आपस में बन रहा है? काशीपुर की घटना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है, जो हरभजन चीमा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मेयर को लेकर। पहली बात तो न मेयर का कहीं नाम नहीं लिया, उसके बाद भी मैंने चीमा जी से मेरी वार्ता हुई है, और हमारे वहाँ के जो महापौर हैं वो चीमा जी से मिले भी हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है जिसके कारण एक दिग्भ्रमित स्थिति निर्माण होती है, लेकिन जब बैठते हैं तो चीज़ों का समाधान होता है। और जब मैंने कहा भी अपने सभी विधायकों से कोई विषय बनता है तो मीडिया के बजाय पहले एक बार आपसी चर्चा से उसका समाधान निकालें। एक चिट्ठी भी जारी की गई है। मुझे मेरी जानकारी में पूरा विषय है, और जब वो विषय जानकारी में आया तो हम लोगों ने उसमें बातचीत की है। और मुझे आज बताते खुशी है, चीमा जी हों, बाली जी हों, हमारा पूरा संगठन एक रूप में वहाँ दिखाई देगा और उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा, जिसको लेकर कांग्रेस खुशी मना रही थी। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो सोच है उसका दुष्परिणाम कांग्रेस के अंदर ही निकलने वाला है। काशीपुर और रुद्रपुर तो बड़ा गढ़ है बीजेपी का।
आज भी है, आगे भी रहेगा। हमारा गढ़ है, कार्यकर्ताओं में कोई विषय होता है तो कई बार जल्दबाजी में कुछ प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन हम लोग एक एक चीज़ पर दृष्टि रखे हुए हैं। मेरी चीमा जी से बात हुई, मेरी बाली जी से बात हुई, मेरी और प्रमुख वहाँ के जिलाध्यक्ष से वार्ता हुई है। हमने कहा इस प्रकार के विषय जो आपसी थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि तारतम्य न होने के कारण जो घटित होते हैं, उसका समाधान वही है कि आपस में बैठकर उसका समाधान करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि चीमा जी बाली जी बैठे हैं और जो थोड़ा बहुत दिग्भ्रमित करने का प्रयास कुछ शक्तियों द्वारा किया जाता है उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। अच्छा, उत्तराखंड को लेकर एक उत्तराखंड क्या है, टूरिस्ट राज्य है। अगर देखें तो पूरे देश से, पूरी दुनिया से, खासकर जब चार धाम यात्रा चलती है, और कुमाऊं में भी अगर देखें वो कैंची धाम हो या फिर जागेश्वर धाम हो, जागेश्वर धाम की बड़ी महिमा चारों तरफ है। अगर देखें उत्तराखंड की जो आबादी है 1.25 करोड़ के आसपास है, और पूरे साल का अगर देखें तो 8 करोड़ 9 करोड़ के आसपास लोग आ जाते हैं। एक समस्या खड़े होने लगी है ट्रैफिक को लेकर, पार्किंग को लेकर। अभी देहरादून से दिल्ली का एक हाईवे खुलने की बार बार बात आती है, उसके ट्रैफिक को लेकर। तो आप यहाँ पर सत्ता में हैं, एक ये चिंता बनती है बार बार, इसके समाधान को लेकर किस तरह की चीजें ढूंढी जा रही है। कैंची धाम को लेकर तो यशपाल आ रही है और तमाम लोग भी सवाल उठा रहे हैं बार बार, और वो एक समस्या बनती हुई भी दिख रही है, खासकर ट्रैफिक को लेकर। देखो, दो विषय इसके अंदर भी। पहली बात, उत्तराखंड का पर्यटन बढ़ रहा है पिछले 4-5 साल में। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा, बहुत तेजी से बढ़ा है, और इस बार तो और ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। मेरी जानकारी में है कि अभी तक लगभग 26 लाख से ज्यादा चारधाम यात्री आ चुके हैं। तो पिछली बार तो पूरी यात्रा काल में 50 लाख लोग आए थे, आज 26 लाख आज की तारीख तक यात्री पहुंच गया है। ऐसी कैंची धाम के अंदर जहाँ कभी गिनती में लोग आते थे, आज हजारों लाखों की संख्या में आ रहे हैं, तो ये खुशी का विषय भी होना चाहिए। जाम सड़क टूटने से नहीं लग रहा है, जाम कोई स्लैड आने से नहीं लग रहा है, जाम यात्रियों के उस हजूम से लग रहा है। और ये ठीक है, सरकार उसका प्रयास कर रही है कि जाम यथा समय उसका समाधान निकले। उसके लिए धीरे धीरे, क्योंकि अब सड़कें बाईपास बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, वो सड़कें बाईपास बनेंगी। लेकिन धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसका आभास हो रहा है, चाहे आपकी आदि कैलाश की यात्रा हो, चाहे अब शीतकालीन यात्रा हो, सेंटर भी जानता है कि उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी संख्या में टूरिज्म आएगा, तो उसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों की आवश्यकता रहेगी, उनको बाईपास की आवश्यकता होगी, फ्लाईओवर की आवश्यकता होगी। हर वर्ष सेंटर हमको सहयोग करता है, और मुझे बताते खुशी है कि केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री जब देहरादून के अंदर आए थे, उन्होंने कहा है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सड़कों का वो व्यवस्थित तंत्र दूंगा जिसकी यहाँ की जनता ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ठीक है, आज की तारीख में जाम लगता है, तो ये धरना प्रदर्शन करने से क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कांग्रेस के लोग? अगर कैंची धाम ने घोषणा की है, कैंची धाम में धरना देने से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तराखंड की यात्रा कम कर दो, लोग आना बंद कर दें? ये ठीक नहीं है। व्यवस्था के लिए तंत्र, जाम लगता है जाम खुलता भी है भाई, जाम लगता है जाम खुलता भी है, दोनों पक्ष है। यात्री नहीं आ रहे हैं तो कांग्रेस परेशान, यात्री ज्यादा आ रहे हैं तो कांग्रेस परेशान। तो कांग्रेस की परेशानी का समाधान केवल जनता करती है, उनको हर बार चित करके। कांग्रेस की परेशानी 2027 पे भी 1-2 सवाल करेंगे, लेकिन एक तस्वीर आई थी निकाय चुनाव के समय राजकुमार ठुकराल को लेकर। वो देहरादून आए थे, आप भी उस तस्वीर में थे, मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो राजकुमार ठुकराल को लेकर बार बार चर्चा शुरू होती है, बीजेपी में आ रहे हैं नहीं आ रहे, कहाँ बात अटक जाती है? मैं राजकुमार ठुकराल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और वो प्रक्रियात्मक विषय है, उनको पार्टी की ज्वाइनिंग का विषय केंद्र की सहमति के आधार पर होना है, क्योंकि वो पिछली बार विधानसभा में पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़े थे। लेकिन धीरे धीरे पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने में अगर वो काम सहयोग करेगा तो बहुत जल्दी केंद्र निर्णय करेगा। और राज्य स्तर का निर्णय नहीं है, मेरे स्तर से निर्णय नहीं होना है उनकी वापसी का, क्योंकि वो केंद्र द्वारा उसमें निर्णय लिया गया तो उनका निष्कासन, तो केंद्र ही उस निर्णय करेगा। धीरे धीरे उनकी गतिविधि पार्टी के पक्ष में खड़ी होती जा रही है, जिसकी रिपोर्टिंग मैं निश्चित रूप से राष्ट्राध्यक्ष को करूंगा। तो एक समय आएगा वो अनुकूलता में आएंगे, लेकिन अगर अनुकूलता नहीं बनती है, फिर वो दिशा दिग्भ्रमित होते हैं, तो उसका उत्तर देने के लिए मैं भी स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, अभी उन्होंने हमें समर्थन किया है, विधानसभा चुनाव में उनके समर्थन की हमको आवश्यकता रहेगी, वो समर्थन करेंगे तो पार्टी निश्चित रूप से उस दिशा में प्रयास करेगी। एक बड़ा फैसला लिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, जो हरिद्वार का जमीन खरीद घोटाला हुआ, 2 IAS PCS और तमाम कर्मचारी अधिकारी उसमें निलंबित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। तो
इस घटना ने एक मैसेज ये दिया कि कुछ अफसर गिरोह बनाकर इस तरह की चीजें कर सकते हैं, कर रहे हैं। और हालांकि सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संदेश दिया कि इस तरह की गिरोहबाजी चलेगी नहीं, लेकिन क्या इस तरह की गिरोहबाजी उत्तराखंड को लेकर बार बार ये सवाल उठते रहे गठन के बाद से कि यहाँ अफसरशाही तमाम खेल करती रहती है? देखो, ऐसा ही मैसेज रूप में बनते थे और मैं इस बात को नकारता नहीं हूँ कि उत्तराखंड का जिस प्रकार से भ्रष्टाचार अंकुश की कार्रवाई होनी चाहिए थी, इससे पहले उस रूप में हो नहीं पाई। पुष्कर धामी जी ने जो एक प्रकार से मैं कहता हिम्मत दिखाई, ये इसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में दिखने को मिलेंगे। हरिद्वार के अंदर जिस प्रकार से घटना घटित हुई, नगर निगम की भूमि के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ, वो एक उदाहरण है। अभी कहीं पर भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी। और आश्चर्य की बात देखिए, जिसे अपोजिशन अपेक्षा की जाती है, अपोजिशन विषय को उठाएगा। अपोजिशन में विषय है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि वक्त का जो मूल कर्तव्य है, ऐसे विषय को रखना, उसके बारे में बातचीत करना, सरकार को सहयोग करना। लेकिन जब विपक्ष जो है एक प्रकार से असहाय हो जाता है, तो हम लोग उन सब कार्रवाई को करते हैं जिनके लिए जनता का प्रेशर भी नहीं होता है। और ऐसे अधिकारी जो आज भी, मैं कह रहा हूँ, प्रत्येक दिन घटना दिखाई देगा आपको, कहीं पर भ्रष्टाचार, इस प्रकार का पैसे का लेन देन, ये जो स्थितियाँ बनेंगी, लोगों को, गरीब आदमी को परेशान किया जाएगा, उसकी रजिस्ट्री के करने के लिए पैसा लिया जाएगा, हर चीज़ में पैसे की डिमांड करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक प्रक्रियात्मक होगी और भय का वातावरण अधिकारी के अंदर बना है। पुष्कर धामी ने भय का वातावरण जो दिया है, ये एक नजीर के रूप में होगा और भविष्य के अंदर इन सब चीज़ों सुधार होगा। क्योंकि ये आज का जहर नहीं है, ये लंबे कालखंड की चीजें हैं, एक झटके में समाप्त होंगी। इसका मैं घोषणा भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसे हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे एक वातावरण बनेगा और देवभूमि के अंदर जो देवतुल्य जनता रहती है, उसके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो देवतुल्य जनता के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। आप कह रहे हैं बहुत लंबे समय से इस तरह का माहौल, इस तरह का कल्चर रहा है, पुरानी सरकारों के नीतियों पे आप कुछ इशारा करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हरीश रावत कह रहे हैं, बोले इस घटना के पीछे कोई सफेदपोश भी है। मैं फिर कह रहा हूँ, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। प्रामाणिकता के आधार पर जब कार्रवाई होती है, तो उस कार्रवाई की जांच के बाद ही कार्रवाइयाँ होती है। और जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं, उनको सजा भी मिलती है। और मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि अगर कहीं पर किसी में कोई तथ्य, कोई साक्ष्य है, तो मगरमच्छ में नहीं छूटेगा। लेकिन कांग्रेस को अपने कालखंड की तो देखना चाहिए। हाँ, ये उनके कालखंड में किस प्रकार का भ्रष्टाचार था, किस प्रकार से एक दो मंत्री विधायक मिलकर पूरे प्रदेश को लूट रहे थे, और बाद में आपसे झगड़ा हो गया। वसूली वाले आज अलग भाषा बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की भाषा अलग है। ये जो कांग्रेस के कालखंड का युद्ध था, ये बीजेपी में नहीं होता है। बीजेपी में जो दोषी है उस सजा मिलती है, और वो सजा की प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी ने एक नजीर के रूप में व्यक्त की है। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ धीरे धीरे चीजों में अनुकूलता आएगी। एक 2027 की तरफ आते हैं, बातचीत को समेटते हुए 2027 को लेकर किस तरह की तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग जाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि माहौल बनने लगा है, कई सारी सीटों पर लोग तैयारी करने लगे हैं। हालांकि बीजेपी में उस तरह का कल्चर नहीं दिख रहा है कि कोई सामने आके नाम बताने लगे। कांग्रेस में तो दिखने लगा है, हरीश रावत के पुत्र सार्वजनिक तौर पर घोषणाएं कर रहे हैं। बीजेपी में इस तरह से नहीं दिख रहा है, लेकिन तैयारी तो शुरू ही हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए पूरी तो तैयारी कर रही है, और हम लोग इस बार हैट्रिक बनाएंगे। जैसे हमने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाई, मैं विश्वास कह सकता हूँ पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और इस बार हमने नारा दिया 60 पार का नारा दिया है। और मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि 57 से तो मैं जीती है ना, ये ठीक है। पिछली बार जो कमियां रही होगी तो ठीक करने हमने किया है। हम ये बीजेपी जो हार के बाद भी समीक्षा करती है और जीत के बाद भी समीक्षा करती है, और समीक्षा के बाद जीत के तंत्र को खड़ा करती है। और मैं आज आपको कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी। उसके लिए हमने अभी से अपना संगठन तंत्र को गाँव तक, बूथ तक तैयार किया है। हमारे प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा का, शौर्य सम्मान यात्रा का जो स्वरूप जनता ने देखा है, वो कह सकते हैं किस प्रकार की जनता भारतीय जनता साथ चट्टान के साथ खड़ी है। अभी हमने 11 साल के मोदी जी के कार्यों को लेकर, सेवा सुशासन गरीब कल्याण की रचनाओं को लेकर हमने कार्यक्रम की श्रृंखला तैयार की हुई है। हम मंडल में सभाएं करने वाले हैं, हम बूथ ग्राम तक, हम अपने जो चुनाव का जो एजेंडा हमारा विकास ही है।
और जो हमने विकास किया है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, इन्हीं विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। हम न जाति के आधार पर लड़ेंगे, न धर्म के आधार पर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चुनाव लड़ेगी और विकास की एक नजीर हमने उत्तराखंड के अंदर प्रस्तुत की है, वही हमारी जीत का आधार बनेगा। अच्छा, ये जो 60 पार का आपने नारा दिया, ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये जो 60 पार का नारा है, ये विपक्ष कमजोर है इसलिए है, एक थर्ड फ्रंट बन रहा है इसलिए है, बॉबी पवार एक अपनी अलग राजनीति खड़े करते हुए दिख रहे हैं, या फिर बीजेपी को खुद पे ही इतना आत्मविश्वास है कि वो 60 पार पा ही जाए? भाई, मेरा एक बयान पिछली बार बड़े चर्चा का हुआ, कहा कि साहब ने सड़क छाप क्यों कहा। मैंने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को सड़क छाप नहीं कहा, मैंने उनको कहा है जो आंदोलन करते हैं लेकिन चुनाव के चुनाव नहीं लड़ते हैं। मैं तो चाहूंगा कि जो भी फ्रंट हैं वो जनता के बीच में है ना यार। चुनाव में कौन मना कर रहा है? समाजवादी पार्टी लड़ती नहीं, बसपा लड़ती नहीं, सपा लड़ती नहीं, और क्या नाम है यूकेडी का भी स्थिति सब सीटों पर लड़ने की होती नहीं। अनेकों राजनीतिक दल है, अब जिनका आपने नाम लिया है, अगर उनके अंदर भी नेतृत्व को भार बनता है तो स्वागत करेंगे। भाई, लोकतंत्र में जनता, ये केवल पुतला जलाना और विरोध करना यहां तक सीमित मत रहिए, ज्यादा से लीजिए, आइए। और भारतीय जनता पार्टी की नीति का विरोध केवल भाषणों से मत करिए। अगर भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही होगी तो जनता भाजपा को जवाब देगी, लेकिन भाजपा अगर अच्छा कर रही होगी तो तुम्हारे पुतले जलाने से भाजपा का बाल बांका होने वाला नहीं है। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी साथ है, और विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, जो मैंने 60 पार का नारा दिया, आप देखना जब परिणाम आएंगे भाजपा 60 पार को लांघेगी। ये बड़ी बात है। बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक नया एक नारा दिया है, एक 2027 के लिए 60 पार। अब बीजेपी उत्तराखंड में 27 में 60 पार जाएगी या 60 पार से ऊपर रहेगी, नीचे रहेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। थर्ड फ्रंट जिस तरीके से बन रहा है और जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां उत्तराखंड में चल रही है, लेकिन बीजेपी पूरी तैयारी करती हुई दिख रही है। महेंद्र भट्ट जी, इस नारे के साथ, 60 पार के साथ आपको जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।